जय हिंद, नमस्कार। इग्नू और सीसीयू के सभी दोस्तों को। जैसा कि बीएड की परीक्षाएं पास आ गई हैं, तो आज हम देखते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनको आज देखने का प्रयास किए हैं, जिसके लिए हम जो है पिछले 5 वर्ष के प्रश्नों को समराइज किए हैं, जिसमें उसमें से जो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं, आज उन सब प्रश्नों का हम उत्तर देखने का प्रयास करेंगे, वो भी बहुत सरल तरीके से, कि किस तरीके से हम कम ही समय में परीक्षा को पास कर पाएँ। जिसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार इसका रिपीटेशन होता रहा है, तो इन सब प्रश्नों का आज उत्तर देखने का प्रयास करेंगे, वो भी बहुत सरल तरीके से। जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा की विस्तृत विवेचना करते हुए दोषों को संक्षेप में बताइए। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया। अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो वैदिक कालीन शिक्षा का व्यापक अर्थ हमें इस तरीके से बताना होगा कि इसका अर्थ जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा से था। वैदिक काल में शिक्षा ऐसा साधन माना जाता था जो मनुष्य को सभ्य बनाती है, उसके व्यक्तित्व के विकास में योगदान करे। वैदिक काल की शिक्षा को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को देखा जा सकता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वैदिक शिक्षा क्या थी। अर्थात हम जो है वैदिक शिक्षा का एक इंट्रोडक्शन देके उसके बाद इसको पॉइंट वाइज देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली किस प्रकार थी, तो उसमें अगर उसकी सबसे पहले हम शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था। कभी कभी वाद विवाद करना, कथा प्रणाली का प्रयोग, गृह कार्य देना आदि विशेष बातों पर ध्यान दिया जाता था इनके पाठ्यक्रम में। इनकी जो शिक्षण संस्थाएं होती थी, वैदिक काल में शिक्षण संस्थाओं का कार्य गुरुकुल, ऋषि आश्रम, परिषद आदि द्वारा संपन्न कराया जाता था। गुरुकुलों में ही अन्य संस्थाओं की अपेक्षा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुरुकुल अक्सर जो है नगरों से दूर हुआ करते थे, जहाँ कोलाहल नहीं होता था। इसका जो जैसे अगर हम बात करें गुरुकुल कहाँ कहाँ थे, जैसे प्रमुख गुरुकुल थे गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों में आज भी देखने को मिलता है। पाठ्यक्रम इसमें लौकिक और प्रालौकिक, आध्यात्मिक और लौकिक पाठ्यक्रम होते थे। इसमें ज्योतिष, दर्शन, व्याकरण, विज्ञान, कल्प, छंद आदि अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। परीक्षा प्रणाली जो होती थी, इसमें आज की भांति नहीं होती थी। इसमें परीक्षा प्रतिदिन ली जाती थी। दूसरे पाठ को पढ़ने से पूर्व ही पहले पाठ की मौखिक परीक्षा ली जाती थी। अनुशासन जो है वैदिक कालीन शिक्षा में अनुशासन बहुत अच्छा होता था। जो भी छात्रों को दिया जाता था दैनिक कार्य, वो पूरा करके आते थे, नहीं तो उनको जो है दंड भी दिया जाता था। आत्म सुधार के लिए स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया था। गुरु शिष्य संबंध, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध बहुत अच्छे थे, व्यक्तिगत होते थे, ना किसी संस्था के माध्यम से, ना कि। प्रोफेसर आल्तेकर के अनुसार छात्र और अध्यापक के मध्य संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे उन्हीं के बीच होता था। गुरु का मुख्य कर्तव्य छात्रों को शिक्षा प्रदान करना था। वे शिष्यों के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे और विद्या देकर छात्रों के नैतिक और शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा मुख्यतः 2 स्तर पर होती थी। अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा का स्तर देखें तो वो 2 स्तर पे होती थी, जैसा कि आज 3 स्तर पे होती है। तो जिसमें प्राथमिक शिक्षा होती थी, प्राथमिक शिक्षा में सामान्य शिक्षा होती थी। सामान्य शिक्षा जो है सामान्य शिक्षा को ही प्रारंभिक शिक्षा कहा जा सकता है। इसमें प्रवेश परीक्षा भी होती है, जिसमें 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार होता था, जिसके माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिया जाता था। पाठ्यक्रम होता था जिसमें वैदिक मंत्रों का संस्मरण, पढ़ना लिखना, भाषा, साहित्य, व्याकरण आदि तत्कालीन पाठ्यक्रम में शामिल थे। और उच्च शिक्षा अगर हम देखते हैं तो उच्च शिक्षा में जो है हमें वेदों की तरफ ज़्यादा रुझान देखा गया है। पाठ्यक्रम में परा आध्यात्मिक विद्या, अपरा लौकिक बौद्धिक विद्या दोनों में ही कोई स्थान दिया जाता था। तर्कशास्त्र, भूशास्त्र, भौतिक शास्त्र तथा लौकिक इस तरीके के विषयों को जो है शामिल किया जाता था। शिक्षण विधियाँ जो है मौखिक होती थी, इसमें ज़्यादातर प्रश्नोत्तर होती थी, शास्त्रार्थ होती थी, प्रवचन होता था, व्याख्यान के माध्यम से होती थी। परीक्षाएं आज की भांति लिखित नहीं होती थी, मौखिक ही होती थी। इसमें वैदिक कालीन शिक्षा में जो है अगर हम देखें शिक्षण संस्थाएं कौन थी, तो कुछ मुख्य हैं: टोल, चरण घाटिका, गुरुकुल, परिषद, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर महाविद्यालय, ब्राह्मणी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इस तरीके से शिक्षण संस्थाएं होती थी। आइए हम देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के दोष। अपितु वैदिक कालीन में यही शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में कुछ दोष भी थे, जैसे
जिसमें शिक्षा का अधिकार क्षेत्र संबंधी दोष निम्नलिखित प्रकार के थे। धर्म को अत्यधिक महत्व दिया। वैदिक कालीन शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, जो वैदिक कालीन शिक्षा का दोष था। स्त्री शिक्षा का अभाव था। एक विशिष्ट वर्ग की स्त्रियों को जो है शिक्षा का अधिकार मिला था और अन्य सभी स्त्रियों को शिक्षा का अभाव देखने को मिला था। शूद्रों को शिक्षा का अभाव था। शूद्रों को जो है शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। वैदिक काल में जो शिक्षा का उत्तरदायित्व होता था वो राज्य के ऊपर नहीं होता था, बल्कि किसी गुरुकुल या आश्रम के ऊपर होता था, जो लोक कल्याण के विपरीत होता था। सांसारिक जीवन की उपेक्षा की जाती थी। लगातार वर्तमान में चल रहे क्रियाकलापों आदि सभी सांसारिक मोह माया की उपेक्षा की जाती थी। लोक भाषाओं की उपेक्षा की जाती थी, जो वर्तमान में तत्कालीन में या विदेशी भाषाओं की उपेक्षा की जाती थी। सिर्फ अपने वैदिक भाषा पे जोर दिया जाता था। रटने पर अधिक बल दिया जाता था। शारीरिक श्रम को हेय की दृष्टि से देखा जाता था। नवीन धर्मों को भी हेय की दृष्टि से देखा जाता था। जैसे कोई भी नया धर्म आता है भारत में या अगर पढ़ाना हुआ तो उसको हेय की दृष्टि से देखा जाता था। वैदिक काल में शिक्षा के दोष को दूर किया जा चुका है। वर्तमान में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान भी किए जा चुके हैं। अपितु वैदिक कालीन शिक्षा में अनेक दोष होते हुए अनेक विशेषताएं थी, जिसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ग्रहण किया गया है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के दोषों को आधुनिक शिक्षा में दूर किया जा चुका है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आधुनिकता में ग्रहणीय तत्व पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्यों एवं आदर्शों के संदर्भ में डॉक्टर A.S. अल्तेकर लिखते हैं, ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं कर्तव्य पालन का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार आदि प्राचीन भारत की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श कहे जा सकते हैं। उपरोक्त कथन से स्पष्ट हो गया कि भारत में प्राचीन शिक्षा का क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था या आदर्श क्या था। तो संक्षेप में उद्देश्य और अगर आदर्शों का विस्तार पूर्वक देखें तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। भारत में प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य: पावन एवं पवित्र भावना का विकास, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति, राष्ट्रीयता का संरक्षण, ईश्वर एवं भक्ति पर उपासना। प्राचीन भारत में शैक्षिक प्रणाली की उपरोक्त विशेषताएं थी, जिसमें कुछ वर्तमान में भी अपनाने लायक हैं या स्वीकार योग्य हैं, जबकि उस समय काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत की प्राचीन शिक्षा से ग्रहण किया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा गुणात्मक व परिमाणात्मक में तुलनात्मक रूप से अधिक है। आधुनिक समाज के ग्रहण योग्य तत्व: आदर्शवादिता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। प्राचीन शिक्षा की आदर्शवादिता वर्तमान समाज में ग्रहण योग्य है। अनुशासन व गुरु शिष्य संबंध: उस समय अनुशासन बहुत उच्च कोटि का होता था तथा गुरु शिष्य का संबंध पिता से बढ़ के होता था। शांत वातावरण: नगरों से दूर हुआ करते थे, तो ऐसे जो है शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। अध्ययन का विषय होता था वो लौकिक, प्रालौकिक, वैदिक, धार्मिक इस तरीके से होती। शिक्षण विधियाँ और शिक्षण का सिद्धांत: जो शिक्षण विधियाँ होती थी उसमें जो है सीखने पर जोर दिया जाता है, व्यवहारिक अध्ययन पर जोर दिया जाता था, जो कि आधुनिक समाज में ग्रहण किया जा सकता है। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था में उपरोक्त बिंदुओं में आधुनिक समाज के लिए ग्रहण किया जा सकता है, जिससे समाज हित कार्यों को बढ़ाया जा सके। इस बात को डॉक्टर महेश चंद्र कहते हैं कि सिद्धांत के रूप में हमें इतना ही मानना चाहिए कि आज भले ही सिर मोड़ने, लंगोटी बांधने तथा स्त्री जाति दर्शन से बचकर रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदा जीवन संयमी और नियमित दिनचर्या दुर्गंध से बचकर रहना वांछनीय है। अतः उपरोक्त बिंदुओं को अपनाया जा सकता है।